हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी पढ़ना था वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में जो भी पढ़ना था आपको, पीएन जंक्शन या फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग, हालांकि जेनर डायोड आपको इस बार के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जहाँ तक सवाल जंक्शन ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट का है, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर तो पिछले ही साल हटा दिया गया था और इस बार जंक्शन ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट दोनों में से, दोनों सिलेबस से बाहर है। यानी आपको जो कुछ भी काम करना है ये सेमीकंडक्टर जितना पढ़ाया गया उसी पे काम करना, उसी को रिवाइज करना है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो पढ़ाए, इसके अलावे एडिशनल 2 टॉपिक है, एक है एटम्स और दूसरा है न्यूक्लियाई। मतलब कि हम लोग बिल्कुल लास्ट आवर में हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखना जानना और मेहनत इसमें नहीं करना है। आप पहले वाले टॉपिक सबको अब रिवाइज अपना कीजिए। वैसे आज जो है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स जनरली पूछा जा सकता है या पूछा जाता है वो क्वेश्चन को बता रहे हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए, आप जान ही रहे ये पीएन जंक्शन है, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, ये पी टाइप है, एन टाइप। मान लो ये 0 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट। सपोज करो ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट। तो अगर कोई पूछे कि बतलाओ ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, तो फॉरवर्ड बायस होने के लिए पी टाइप हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए इन कंपेरिजन टू एन टाइप। तो एन टाइप -5 है, 0 है, तो ये हायर पर है, तो जाहिर है ये क्या हो गया, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस, है ना। इसको देखो, पी टाइप जो है लोअर पोटेंशियल पर है और एन टाइप हायर पर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस्ड। आइए इसको देखें, जैसे बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से निगेटिव में, तो ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक ना। इसमें देख लो, पी टाइप से बैटरी का निगेटिव हो गया, ये रिवर्स बायस, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। याद क्या रखना है कि रिवर्स बायस के केस में करंट का फ्लो नहीं होता है, होता है एक लीकेज करंट होता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। रिवर्स बायस के केस में करंट का फ्लो नहीं होता है। अब फॉरवर्ड बायस के केस में आसानी से करंट पास करता है, वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है पीएन जंक्शन। यानी इसको समझ लेना है कि फॉरवर्ड बायस के केस में समझिए कि 0 रेजिस्टेंस का ऑपरेटस हो गया, है ना। तो चलिए पहले तो आप इसको लिख लें। अब आइए, ये सब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एमीटर है उसका रीडिंग क्या होगा अलग अलग केसेज में बदलाएं। तो देखिए, इस केस में अगर देखें तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से, निगेटिव टर्मिनल एन टाइप से, तो जाहिर है ये फॉरवर्ड बायस में होगा। और फॉरवर्ड बायस के केस में आसानी से करंट पास करता है और करंट हमेशा डायरेक्टेड होता है पी टाइप टू एन टाइप। तो समझ लीजिए कि आप सिंपल एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बना रहे हैं, या तो लूप में एक चक्कर लगा लीजिए और नहीं तो डायरेक्ट करंट निकालना चाहते हैं तो ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी ईएमएफ 20 वोल्ट का टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 20/5 4 एम्पियर, है ना। और नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, एक चक्कर लगाइए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 × I, फिर आगे जाएंगे 3 × I, और इधर जाएंगे बैटरी का निगेटिव मिला -20, 0, सॉल्व कीजिए, I 4 एम्पियर। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पी टाइप जो है बैटरी के निगेटिव से, एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव से, तो बोलेंगे क्या, पीएन जंक्शन इज इन रिवर्स बायस, hence current through it will be 0। ठीक ना, इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करने वाला। तो जाहिर है एमीटर जो होगा, रीडिंग ऑफ एमीटर,
ठीक ना, 0 होगा। है ना। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन में देखें। देखिए पीएन जंक्शन है, पी टाइप जो है बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप बैटरी के निगेटिव से, यानी फॉरवर्ड बायस में। तो देखो यहाँ से आई करंट चला, आई करंट चला, मान लो इधर गया I1, इधर गया I माइनस I1। आपसे तो एमीटर का रीडिंग पूछा जा रहा है, देखो ना, ये ही I माइनस I1 और इधर से आया I1, दोनों मिल के I हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एमीटर का रीडिंग क्या होगा। तो बस एक बार इस लूप में मूव कर जाओ, काम खत्म। देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 इंटू I1, यहाँ से यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ से यहाँ बैटरी है -12, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिलेगा, रेजिस्टेंस तो है नहीं, यानी I1 कितना हो गया 6 एम्पियर। हाँ अगर इसमें करंट पूछता तो एक चक्कर इसमें लगा लेते, तो I माइनस I1 या I1 मालूम है ही, आई का वैल्यू निकल जाता, आई का वैल्यू निकल जाता तो इसमें भी करंट। देखो क्वेश्चन तो वो पूछा नहीं है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अलग से लिख दे रहे हैं, अगर इस लूप में चले तो 2 इंटू I1 और इधर जाएंगे -4I माइनस I1। बोलो कितना हो गया, 2I1 प्लस 4I1 यानी 6I1 इक्वल टू 4I। बोलो I1 मालूम है ना, I1 है 6, 4I यानी I हो गया 9 एम्पियर। तो सोचो I 9 एम्पियर और I1 है 6, तो इधर 3 हो गया, I माइनस I1 करेंगे 3 एम्पियर हो जाए, है ना। यानी कोई पूछता 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट, तो 3 एम्पियर, बैटरी के थ्रू कितना करंट 9 एम्पियर, और एमीटर का रीडिंग कितना, तो 6 एम्पियर। यही हो गया रीडिंग ऑफ एमीटर। चलिए तो इसको भी पहले आप नोट कर लें, फिर आगे बतला। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इसमें दो बैटरी है, 4 वोल्ट 6 वोल्ट, ये 12 ओम, और क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इस R का वैल्यू भी 12 ओम है। यहाँ पीएन जंक्शन है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि करंट थ्रू R क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या होगा। ठीक, पहले तो आप ये बताइए कि ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। अब देखिए, अब आप दिमाग लगाएं कि भाई बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से P टाइप और निगेटिव टर्मिनल से N टाइप, तो इसके अनुसार तो फॉरवर्ड बायस, और इसके अनुसार अगर देखें तो निगेटिव से P टाइप और पॉजिटिव से N टाइप, तब तो ये हो गया रिवर्स बायस। यानी इसके लिए हो गया रिवर्स बायस है, इसके लिए फॉरवर्ड बायस। तो इसको बोलें क्या जी, फॉरवर्ड बायस बोलें कि रिवर्स बायस बोले, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो देखो जैसे M है EN, M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखो। अगर M हायर पोटेंशियल पर है इन कंपैरिजन टू N, तब ये फॉरवर्ड बायस, और अगर M लोअर पोटेंशियल पर है इन कंपैरिजन टू N, तब रिवर्स बायस। तो Vm माइनस Vn निकालें कैसे? तो याद करो, एक फॉर्मूला बताए थे, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नहीं, कभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला पढ़े थे। तो E1/R1 यानी कि 4/12 माइनस 6/12 प्लस 0/1
डिवाइडेड बाई 1/12 1/12 1/1। देखो तो ये कितना आ गया, ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? देखो तो ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? तो जाहिर है ये 4/12 है, ये 6/12 है, तो ये ज़्यादा है ना। यानी कि ये तो हो गया 1/3 माइनस 1/2, तो ये निगेटिव हो गया। निगेटिव होने का मतलब हो गया, ठीक ना, निगेटिव होने का मतलब हो गया कि m जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है और n हायर पोटेंशियल पर है। देख लो 1/12 प्लस, हालांकि देखो इसमें हम लोग एक काम ये भी करते हैं, जैसे अभी जो है ना पीएन जंक्शन को जैसे चेक करना है कि ये फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में, चेक करना है ना, तो ये जो हम थर्ड स्टेप चले हैं नहीं भी चल सकते हो, केवल इतना ही काम करो, माइंड में सोचो इतना ही अरेंजमेंट है। अभी इसको काट के रखो और सोचो कि ये दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। याद करो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हम लोग पढ़ते थे, तब इतना ही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो तब क्या आएगा, तो बोलेंगे क्या कि देखो चाहे जो कुछ भी आए 1/3 1/2 इधर हो गया 2/12 यानी 1/6। देख लो तो 2 - 3 - 1/6 1/6 यानी -1 वोल्ट आया, है ना, -1 वोल्ट आ गया। अब सोचो तो Vm माइनस V है, -1 वोल्ट आया, तो इसका मतलब m लोअर हो गया, n हायर हो गया, Vm लेस देन Vn होगा। ये ज़्यादा है तभी ना माइनस में आया है, इसका मतलब हुआ इट इज, यानी बोलेंगे दैट इज पीएन जंक्शन इज इन क्या फॉरवर्ड बायस के रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस, क्योंकि एम जो है वो लोअर पोटेंशियल है और एन हायर पोटेंशियल, रिवर्स बायस्ड। ठीक, चलो भाई, तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया, तो इसके थ्रू तो कोई करंट पास करेगा नहीं, और इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा, तो क्वेश्चन हमें इसके थ्रू करंट नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है करंट क्या होगा इस 12 ओम में। तो कोई बात नहीं, चलो ना यहाँ से आई लेके चले, इधर कोई करंट नहीं दिखाना है, आई यही ना हो गया, इसमें मुझे कोई करंट नहीं दिखाना। तो सोचिए, अब ऊपर वाले लूप में एक बार मूव कर लो, तो -6 + 12i, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो केवल आई तो लिखना नहीं, i × r लिखना है, +12i -4 = 0। कितना हो गया जी? 24i = 10। i हो गया 10 / 24 यानी 5/12। देख लो ये 0.42 एम्पियर आ रहा है क्या? ठीक ना? तो चलिए, ये तो आप समझ गए ये कैसे पता लगाए कि ये फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में। आप कहिएगा कि आप इतना मेहनत काहे के लिए, हम तो डायरेक्ट ही बोल दिए 6 वोल्ट के लिए रिवर्स बायस, 4 वोल्ट के लिए फॉरवर्ड बायस। तो चूंकि 4 वोल्ट जो है वो कम है और 6 वोल्ट ज़्यादा है, इसलिए रिवर्स बायस में होगा, करंट जो होगा वो इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसमें तो करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यही आंसर हो गया, है ना। लेकिन वो मेथड सही नहीं होता। अभी क्वेश्चन का बी पार्ट भी है और देखिएगा बी पार्ट में क्या होने को है। तो चलिए पहले तो इसको नोट करें। अब देखिए, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि R जब 48 होगा तब बतलाओ कितना करंट इससे पास करेगा और ये फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा।
तो इस केस में तो हम लोग ऑलरेडी देख लिए, देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो आएगा 0.416 वगैरह, उसी को ये अप्रॉक्स समझ लेना, 0.42 एम्पियर लिखा हुआ। अब देखना, अब अगर ये 48 ओम हो जाए, क्वेश्चन के बी पार्ट में आ गए, तो 48 ओम होता तो E1/R1 तो 4/12, लेकिन 6/48 अब 1/12 प्लस 1/48। अब इसको सॉल्व करके देखो कि Vm माइनस Vn जो है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक ना। तो जाहिर है अब जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लिए होंगे, देखेंगे। तो चलो भाई एलसीएम कितना 48, ये 16 हो गया, -6 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया 48, 4 + 1 48 तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, ऊपर में 10 नीचे में 5, यानी 2 वोल्ट आया। और देखो 2 वोल्ट पॉजिटिव ना आया, यानी Vm ग्रेटर देन Vn, दैट इज PN जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, है ना। तो ये रिवर्स बायस ना होकर के अब क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तब तो इससे करंट पास करेगा, और करंट जब पास करेगा तो अब तो बनाना पड़ेगा। आइए करंट डिस्ट्रीब्यूशन फिर से करते हैं। जैसे यहाँ से I करंट चला, इधर मान लो गया I1, चाहे इधर ही, ठीक है I1 निकालना है क्योंकि रेजिस्टेंस R के थ्रू कितना ही I1, तो इधर करंट हो गया I माइनस I1। देख लो यही I माइनस I1 जो है यहाँ तक पहुँचा, I माइनस I1 और I1 मिलके I हो गया। बस देखो जी, इतना तो हम लोग समझ गए कि बैटरी वही के वही लगा रहा, रेजिस्टेंस बदल दिए तो एक बार फॉरवर्ड बायस में हो गया और एक बार रिवर्स बायस में हो गया, ठीक ना। मतलब समझो कि सेमीकंडक्टर का ये सब टफ क्वेश्चन में काउंट होता है। जनरली इसका क्वेश्चन आसान रहता है। एक कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो कंडक्टिविटी के फॉर्मूला पे 100% बेस्ड होता है। खैर वो सब भी चर्चा करेंगे, आइए देखेंगे। तो अब हम लोगों को लूप वाइज इक्वेशन लिखना। चलो भाई यहाँ से यहाँ जाएंगे 12i देख लो 12i -4, और इधर आएंगे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल -6, फिर आगे जाएंगे 48i1 इज इक्वल टू 0, ऊपर वाले लूप में चले। देखो तो कितना आ गया 12i प्लस 48i1 इज इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड कर दें 6i, 24i1 5, ठीक। मुझे i1 निकालना। चलो नीचे वाले लूप में एक बार चक्कर लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाएं तो -6 प्लस 48i1, फिर नीचे जाएंगे करंट के अपोजिट जा रहे हैं, -1 इंटू I माइनस I1, तो 48i1 प्लस I1 49i1, और -I प्लस 49i1 इज इक्वल टू 6। बस अब जो है ना मुझे I1 का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ 6i है, यहाँ -i है, तो ऐसा करो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को ऐड करो 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 6i प्लस 24i1 इज इक्वल टू 5। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -6i
और 49 इंटू 6 क्या हो गया, 9 चौके 54 और 6 चौका 24 और 5 29 294 I1 इज इक्वल टू, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। देख लो एक बार, ठीक है ना। तो हाँ चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, दोनों को ऐड कर दो। 6i गायब हो गया, इसको ऐड करोगे 4 4 8 9 to 11, ये 3 हो गया। I1 इज इक्वल टू 41। देखो तो I1 कितना आ गया, 41/318। देखो तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, जल्दी से थोड़ा सॉल्व करो। I1 का जो वैल्यू है 0.128 आएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.13 एम्पियर, है ना। बस और क्या। तो देखो ये जो क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो हार्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके कंडक्टिविटी से रिलेटेड, है ना। सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी निकालो, उसमें क्या करेगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल वगैरह ये सब दे दिया रहता है, फॉर्मूला पुटिंग। और एक पीएन जंक्शन के रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो उसको भी बतला रहे हैं, पहले आप इसको लिखें। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कंडक्टिविटी से या रेसिस्टिविटी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। डेंसिटी ऑफ होल्स भी पर सेंटीमीटर क्यूब में दिए हुए हैं। साथ में मोबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी दिए हुए हैं, और मोबिलिटी ऑफ होल्स भी दिए हुए हैं। ठीक, पूछा क्या जा रहा है, रेसिस्टिविटी निकालो। तो याद करो हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का यही फॉर्मूला पढ़े थे, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। देखो ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। एन ई डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दिया हुआ 8 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर पावर -3। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे और उस पर पावर -3 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसा करो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यानी 10⁻19 हो जाएगा क्या। ठीक है। इसके अलावे क्वेश्चन में दिया हुआ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितना 2.3 10⁻4 और सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में अगर बदलेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, यही ना बोलेंगे। देखो अब जो है ये हो गया डेंसिटी ऑफ होल्स। तो डेंसिटी ऑफ होल्स दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻12। ठीक इसी तरह से सेंटीमीटर पे पावर -3 है, तो 10⁻⁻2 पावर -3। साथ में दिया हुआ है मोबिलिटी ऑफ होल्स, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में बदलेंगे यानी 1/100 करेंगे, इतना मीटर स्क्वायर, है ना। आओ इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो 1.6 10⁻⁻19 8 इंटू 10⁻19 मीटर माइनस क्यू, छोड़ो अब यूनिट को। अब यहाँ पर जो है
कितना आ गया 2.3। देखो ये 10⁻+4 है, यहाँ -4 है, गायब हो गया। इसी तरह से 5 × 10⁻, माइनस माइनस प्लस 6 10⁻18, और उधर जो है 100 इंटू, देखो 100 × 10⁻⁻4 ना हो गया तो सोचो ना, तो -2 बचेगा कि नहीं, तो 10⁻⁻2, हालांकि इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर सॉल्व करें, देखो 10⁻⁻2 यहाँ बचेगा, और यहाँ पर हम लोग 18 देखें तो सीधे लिख देते हैं 16, इसको हटा देते हैं। इतना जो है कंडक्टिविटी आया। देखो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी के उल्टा होता है। रेजिस्टिविटी ओम मीटर होता था, तो ये 1/ओम मीटर हो गया, पर ओम मीटर, या उसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस सिंबल को महो बोलते हैं, ओम का उल्टा, महो मीटर -1, मीटर इनवर्स ऐसे बोल सकते हैं। देखो इसी को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.94, ठीक ना। अब पूरा हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 2.94 आएगा महो मीटर -1। लेकिन हमसे तो पूछा गया है रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, हो गया 1/σ, यानी 1/2.94, और नीचे यूनिट में हो गया महो मीटर -1। इसको 1/2.94 को सॉल्व करो, 0.34 ओम मीटर, यही हो गया आंसर, ठीक ना। 1/महो जो है ना ऊपर गया तो क्या बन गया ओम, अब मीटर -1 ऊपर गया मीटर हो गया, है ना। तो बस फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, इसको भी लिख लें। देखिए कभी कभी रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन का बात किया जाता है, जैसा कि ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं कि जब हम लोग पीएन जंक्शन को, यानी पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देखो इसी को ना फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। जाहिर है फॉरवर्ड बायस में ही करंट रहता है, रिवर्स बायस के केस में तो करंट होता नहीं है, और होता भी है तो जेनर डायोड के केस में होता है। तो अगर हम लोग वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखें तो याद होगा सिखाए थे कि जब वोल्टेज डिप्लीशन गैप का जो वोल्टेज है उससे कम रहता है तब तो करंट एग्जिस्ट नहीं करता, उससे ज़्यादा होने पे ही इसमें करंट एग्जिस्ट करता, ठीक। अब वोल्टेज अगर बढ़ाते जाएं तो ग्राफ जो है ना कुछ इस टाइप का आता है इसका, है। तो डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस क्या है, या डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन क्या है। देखो जैसे ओम्स लॉ में बोलते हैं ना V = IR, तो R = V/I बोले, लेकिन ओम्स लॉ में क्या रहता था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था, इसमें कर्व, ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है ना तो R कांस्टेंट होता है, यानी V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसमें V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, कर्व ग्राफ ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी इस पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होगा, इसीलिए इसके आगे डायनेमिक वर्ड यूज किया। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे मान लो हम लोग वोल्टेज में एक स्मॉल चेंजिंग किए, इसको डेल्टा भी बोले। वोल्टेज पहले इतना था, अब इतना किए, स्मॉल चेंजिंग किए, तो करंट में भी चेंजिंग होगा कि नहीं। वोल्टेज को अगर चेंज करेंगे तो जाहिर है करंट भी चेंज होगा। ठीक ना। तो रेजिस्टेंस का डिफिनीशन इसमें है
ए स्मॉल चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई ए स्मॉल चेंज इन करंट, ए स्मॉल चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई ए स्मॉल चेंज इन करंट। V बाई आई नहीं बोल सकते इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो है नहीं, यानी आप ये बोल सकते हैं कि पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस अगर निकालना है किसी भी स्टेज में तो वोल्टेज में एक स्मॉल चेंजिंग करो और करंट में जो चेंजिंग हुआ उससे डिवाइड कर दो। ये जो आएगा ना इसी को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। अब देखो इसी को हम लोग अगर ये वेरी स्मॉल हुआ डेल्टा वी डेल्टा आई फॉर डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, मतलब वेरी स्मॉल हुआ तो जाहिर है डेल्टा आई भी टेंड्स टू जीरो, मतलब कि वोल्टेज में बहुत कम चेंजिंग किया जाए तो करंट में भी स्मॉल चेंजिंग हो, तब इसी रेजिस्टेंस को हम लोग डी वी बाई डी आई लिख देते। क्या हो गया डी वी मतलब बोलो, तो डी वी का मतलब हो गया स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई वेरी स्मॉल चेंज इन करंट। थोड़ा समझना, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के अगर बहुत नज़दीक है, इसको मिलाएंगे और आगे बढ़ाएं तो ये टेंजेंट के तरह दिखाई पड़ेगा। याद करो हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं कि अगर कोई ग्राफ मान लो इस पॉइंट पर और यहाँ अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसके टेन थीटा को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, बोलते हैं ना। तो यहाँ भी हम लोग बोलेंगे कि ये जो टेन थीटा है डी वाई बाई डी एक्स, वाई के जगह आई है और ये डी भी है, डी आई बाई डी भी। लेकिन रेजिस्टेंस तो हम लोग डी वी बाई डी आई को बोलते हैं, यानी डी वी बाई डी आई अगर करें उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं तो 1/10 थीटा ना हो गया, यानी थीटा जितना ही ज़्यादा होगा टेन थीटा उतना ही ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा कम, यानी रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया टेन थीटा। मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, देख लो जैसे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो थीटा बड़ा होगा कि नहीं, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो और बड़ा होगा ना। मतलब वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो टेन थीटा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा घटेगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन decreases with increase in applied voltage in case of फॉरवर्ड बायस, है ना। फॉरवर्ड बायस के केस में ऐसा होगा, थीटा बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। और देखो दूसरा तरीका ऐसे भी सोचने को है, ये अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाने से डिप्लीशन गैप क्या होता है कम होता है, तो डिप्लीशन गैप जितना ही कम होगा डिफ्यूजन उतना ही आसान होता है, यानी रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। तो चलो ये भी तो हम लोग समझ गए। और इस पर बेस जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो क्या करता है ना, चेंज इन वोल्टेज बतला देता है, चेंज इन करंट बतला देता है, उसका रेशियो निकालना होता है। तो कितना सिंपल प्रॉब्लम रहेगा। तो देखिए अब हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड कंसेप्ट को सीख चुके हैं, इसके टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को भी बना चुके हैं। अब आप जो हैं पहले वाले पोर्शन को रिवाइज कीजिए एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। आगे के क्लास में मैं एटम से रिलेटेड कंसेप्ट को सिखाऊंगा, फिर जो है न्यूक्लियाई से रिलेटेड जब मैं सिखाऊंगा तो ये पोर्शन आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, यानी फिजिक्स का टोटल सिलेबस एंड हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।